हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समास वो पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसका कंसेप्ट कि समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एक एक बात को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट ही सबसे मेन होता है। ठीक है ना, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, कंसेप्ट से ट्रिक अपने आप बन जाती है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिक तो आप भूल जाते हो। तो कंसेप्ट अगर आपको याद हो गया ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि समास होता क्या है, क्योंकि समास के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पता होना जरूरी है, तभी तो इसके टाइप वगैरह बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। दोस्तों कोई भी दो शब्द है, उनको उनके मेल से यानी उनको जोड़ने से एक नया शब्द बनता है, जो उसको हम समस्त पद कहते हैं। जैसे मान लो आपने संधि पढ़ी होगी, संधि थोड़ा समास से अलग होता है, उसको भी हम अगली बार अगली वीडियो में कवर करेंगे। देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है विद्या का आल्य, विद्या का आल्य, इसको अगर संधि में हम कैसे लिखते हैं, विद्या प्लस आल्य या विद्या धन आल्य इसको बोल सकते हैं। तो विद्या प्लस आल्य जो कि बनेगा विद्यालय, ये विद्या का आल्य इसको बोल देते हैं। तो जो विद्या और आल्य ये दो शब्द थे, लेकिन इन दोनों से मिलकर क्या बना, विद्यालय बना। तो विद्यालय हमारा क्या होगा, समस्त पद होगा। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है ना, उसी नए शब्द को हम क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। तो विद्यालय यहाँ पे समस्त पद हो जाएगा। उसके बाद और जो ये दोस्तों मेल करने की जो प्रक्रिया है, ये इसको हम समास बोलते हैं। यानी जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं। किस प्रोसेस को, जिसमें दो या दो से ज़्यादा शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और अगर दूसरा इसको दूसरे रूप में कहें, क्या कहेंगे, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल किया जाता है तो उससे नया शब्द बनता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही दोस्तों समास कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, संधि में हम क्या करते हैं, विद्यालय को कैसे लिखते हैं, विद्या प्लस आल्य। लेकिन समास में दोस्तों हम प्लस का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे विद्या का आल्य। यानी विद्यालय का मतलब क्या है, विद्या का आल्य, या विद्या के लिए आल्य भी हम इसको लिख सकते हैं। चंद्रमुख का मतलब क्या है, चंद्र जैसा मुख, चांद जैसा मुख, यानी कि चंद्र सा मुख, इसको हम लिखेंगे। लेकिन संधि में क्या लिखते हैं, चंद्र प्लस मुख इसको कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्र सा मुख हम लिखने वाले हैं। तो ये समास है दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार समास होते हैं। अब इनके थोड़े टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं। देखो दोस्तों, टोटल जो समास है वैसे 6 होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से वो 4 है। कौन कौन से, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, अवयवी भाव समास है। तो मुख्य रूप से तो दोस्तों ये हमारे 4 है, लेकिन वैसे 6 होते हैं। दो कौन से हैं, फिर दो दोस्तों और होते हैं जिन जो कि तत्पुरुष के ही, मतलब कि तत्पुरुष से ही आगे बने हैं। कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु। तो तत्पुरुष से 2 समास और निकले हैं, कर्मधारय और द्विगु, और बाकी 4 ये हो गए, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अवयवी भाव। तो टोटल हमारे 6 समास होते हैं। और इन 6 के बारे में बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, मतलब कौन सा द्वंद्व है, कौन सा बहुब्रीहि, कौन सा अवयवी भाव, कौन सा कर्मधारय, द्विगु, सभी के बारे में अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास की, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। बड़ा मतलब इसके बहुत सारे टाइप हैं। एक तो इससे कर्मधारय और द्विगु बना है, और ऊपर से इसके अलग से भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप्स है और तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब दोस्तों एक और बात, अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा ये भी आपको बता देता हूँ कि जो समास क्या होता है, प्रक्रिया होती है दो या दो से शब्दों के मेल की। तो इसमें हम अगर दो शब्दों का मेल होगा, मान लो कोई एक शब्द है प्लस दूसरा शब्द है, तो दोस्तों पहला शब्द, पहले यानी कि पूर्व, पहले को बोलते हैं पूर्व, पहले को क्या बोलते हैं, पूर्व। आपने पता होगा जो पहले बीत चुका है उसको पूर्व बोला जाता है। और दूसरे को, सेकंड को क्या बोलते हैं, उत्तर। दूसरे को, वैसे तो सेकंड को नहीं, मतलब कि बाद वाले को उत्तर बोलते हैं। पहले वाले को दोस्तों पूर्व बोला जाता है और बाद वाले को उत्तर। तो एक दो ये टर्म आएंगी, बार बार आपको याद रखना है। पूर्व पद की जब भी बात हो दोस्तों, पूर्व पद यानी पहले वाला पद, जैसे विद्या, विद्यालय में विद्या है और फिर आल्य है। विद्या हमारा पूर्व पद है पहले वाला, आल्य बाद वाला पद यानी कि उत्तर पद है। तो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी पहला पद और उत्तर यानी कि बाद वाला पद। ये अगर दो पद हैं तो फर्स्ट और सेकंड आप इसको मान सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पूर्व पद क्या होता है और मतलब कि उत्तर पद क्या होता है। पहले को पूर्व, दूसरे को उत्तर बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण होता है। अब दोस्तों प्रधान यानी कि आप मान सकते हो कि वो जैसे प्रिंसिपल, यानी कि वो फर्स्ट होता है हमारा। एक होता है प्रधान, एक होता है गौण। गौण यानी कि सेकेंडरी, यानी कि सेकंड आप इसको बोल सकते हो, सेकेंडरी। और प्रधान यानी कि प्राइमरी। तो पहला जो दूसरा पद है वो हमारा प्राइमरी है, प्रधान है। और जो पहला पद होता है वो हमारा यानी कि पूर्व पद होता है, वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद अलग चीज है,
प्रधान और गौण अलग चीज है। अब किसी किसी में फर्स्ट जो पहला पद है वो भी प्रधान होता है। अब लेकिन तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। अब ये क्या होता है इसके बारे में आप एक बार समझते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पढ़ा है, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास में जो दूसरे वाला पद है वो हमारा क्या है? प्राइमरी यानी प्रधान है। और जो पहले वाला पद है वो हमारा सेकेंडरी यानी कि गौण है। ठीक है ना, गौण इसको बोल देते हैं, द्वितीय भी बोल सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा पहला पद होगा, एक और बात आपको याद रखें, वो विशेषण होगा। तो विशेषण प्रधान दोस्तों वही पद होता है ज्यादातर जो संज्ञा होता है। विशेषण हमारा पहला पद है यानी कि जो गौण है, तो इसीलिए इसको गौण कहा क्योंकि ये विशेषण है, पहले दूसरे पद की विशेषता बता रहा है पहला पद। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपको इधर पता चलेगा तत्पुरुष समास कब होगा, है ना, जब दूसरा पद प्रधान और पहला पद विशेषण होने के नाते गौण होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाली कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। इन्हीं इसलिए कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष के 6 भेद किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो समास है उनके बीच में अब जब विग्रह करते हैं फिर तो जो कारक विभक्तियां वो लगाई जाती हैं, लेकिन जब विग्रह को हटाया जाता है, समस्त पद बनाया जाता है, तब जो विभक्तियां उनका लोप हो जाता है। तो दोस्तों जो कारक की विभक्तियां होती हैं, आपको पता है का, के, की, है ना, से, के द्वारा स्टेप से होता है। तो उनके आधार पर जिस भी विभक्ति का लोप होता है उस विभक्ति के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, है ना, इस प्रकार आगे आप पढ़ोगे संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण, यानी कि टोटल 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा कर्म तत्पुरुष है। आपको कारक तो याद हो गए दोस्तों, हमने पहले किए हुए कारक, है ना, वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में हिंदी वाले में। वहां पे क्या हमने बताया था कि कर्ता के जो कारक की विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? ने है। कर्म के लिए को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, और संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, और संबोधन होता है हे, अरे वगैरह वो आता है। तो ये हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास की बात करते हैं। देखो कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद यानी पहले पद में कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। यानी कि का है जो, को जहाँ भी आ जाए, को, का नहीं, का तो संबंध में आएगा। तो को जो विभक्ति आती है ना, जब उसका लोप हो जाता है, जैसे स्वर्ग को प्राप्त। अब स्वर्ग को प्राप्त को हम क्या लिखते हैं? स्वर्ग प्राप्त लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों को है जो, इसका लोप हो गया है, तो स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कि समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। तो जहाँ भी आपको को दिखे ना, यानी को विभक्ति का लोप हो जाए, वहां पे कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला उसको कहेंगे गगनचुंबी। जैसे गगनचुंबी इमारतें होती हैं, गगन को चूमने वाली इमारतें, है ना, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। सर्वप्रिय यानी कि सबको प्रिय, तो को आ गया यहाँ पे, सभी को प्रिय, ये सबको प्रिय, सर्वप्रिय, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला ग्रंथकार, तो को आ गया, है ना। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ, तो को यहाँ पे आया हुआ है। मतलब कर्म यहाँ पे कारक कौन सा है? कर्म वाला कारक यहाँ पे को। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। आप एक बार विग्रह करके देख लेना। अगर विग्रह करने से दोस्तों को आता है हमारा, कौन सा विभक्ति आती है कारक की? को, तो इसका मतलब कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे दोस्तों उसके बाद है कर्ण, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण का जो विभक्ति है वो कौन सी होती है? से। कर्ण का जो कर्ण कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। तो जहाँ पे से, और या फिर इसका एक और होता है दोस्तों द्वारा, से भी होता है और द्वारा भी होता है, तो ये दोनों होते हैं। तो सूरकृत का मतलब क्या होता है? सूर द्वारा कृत, यानी कि सूर्य के द्वारा कृत, सूरदास द्वारा कृत, उसको हम बोलते हैं सूरकृत। तो यहाँ पे द्वारा आ गया। तो जब किसी समस्त पद का विग्रह करने पे विभक्ति का कारक की जो विभक्ति है वो कौन सा आता है? चिन्ह यहाँ पे द्वारा आता है, से आता है, तब वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, यानी कौन सा समास होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए दोस्तों, जैसे शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, है ना। मन गडंत, मन से गड़ी हुई, है ना, यही बोलेंगे ना। भूख मरा, भूख से मरा, है ना, मतलब माल गाड़ी, माल से भरी गाड़ी। तो मतलब इसमें कौन सा यहाँ पे देख सकते हो कारक आया? से आया है या फिर द्वारा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कष्ट साध्या, कष्ट से साध्या। स्वरचित, स्व यानी कि खुद, स्व द्वारा रचित, खुद द्वारा रचित, स्वरचित, तो द्वारा आ गया। तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, है ना। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, या हाथ द्वारा लिखित भी इसको बोल देते हैं, हाथ द्वारा लिखा हुआ या हाथ से लिखा हुआ। तो द्वारा या से जहाँ भी आ जाए तो
आपको पता है कि द्वारा और से ये हमारा कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक की विभक्ति है। तो इसमें जो समास होगा वो भी कौन सा होगा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों संप्रदान, संप्रदान को के लिए, को के लिए, तो जहाँ पे भी क्या आ जाए, के लिए आ जाए, क्या आ जाए, के लिए। तो के लिए जब आता है विग्रह करने पर तो उसका मतलब कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास वहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रहा खर्च, इसका बनेगा राह के लिए खर्च। राह खर्च यानी कि राह के लिए किया गया खर्चा, उसको राह खर्च बोलते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय क्या होता है, विद्या के लिए आल्य, यानी कि आप उसके बाद यहाँ पे क्या है, पुण्यदान, यानी कि पुण्य के लिए दान। तो के लिए यहाँ पे आया है, तो के लिए है जो किसकी कारक की, कौन से कारक की विभक्ति है, संप्रदान कारक की है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आपको विग्रह करना आना चाहिए। जैसे देशभक्त है तो देशभक्ति, देशभक्त नहीं देशभक्त, देशभक्ति, देशभक्त थोड़ा अलग है ना, देश का भक्त बोल सकते हो उसको, है ना। तो देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, किसके लिए भक्ति, देश के लिए। तो के लिए आ गया, तो इसका मतलब कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो संप्रदान, क्योंकि के लिए आ गया। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, तो कौन सा आ गया यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष आ गया। तो ये होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है। और इसमें दोस्तों यहाँ पे आप उसके बाद देखोगे, जब आप यहाँ पे वैसे और भी एग्जांपल दिए हो, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे चुनाव आयोग, चुनाव के लिए आयोग, पूजा घर, पूजा के लिए घर, रंग महल, रंग के लिए महल, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यानी कि बहुत सारे, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे सभी एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अपादान, अपादान, अपादान में कौन सा दोस्तों, से। अपादान में क्या आता है, से आता है। लेकिन आप कहोगे सर से तो कर्ण में भी आता है, हाँ बिल्कुल सही, कर्ण में भी से आता है, अपादान में भी, लेकिन इन दोनों से में फर्क है। जो मैं आपको बताता हूँ, कर्ण वाला से है ना, उस से का मतलब होता है द्वारा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, रमन ने, रमन ने पेन से कविता लिखी, तो पेन से कविता लिखी है, फिर पेन द्वारा कविता लिखी है। तो जब से का अर्थ द्वारा जैसा हो ना, यानी जो से है उसको हम दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि पेन से कविता लिखी है, पेन द्वारा कविता लिखी, तो वो वाला कर्ण होता है। कौन सा होता है, कर्ण। लेकिन जब अलग होने का भाव हो, अलग होने का भाव मतलब जैसे मैंने क्या कहा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ द्वारा पत्ता गिरा तो मैं कह नहीं सकता, है ना। तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग होने का भाव है। तो जब अलग होने का भाव हो ना, तब हम अपादान वाला से यूज करते हैं। तो वो वाला जो से है वो अपादान कारक वाला होता है। तो इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम कहेंगे कि चाकू से फल काटा, तो चाकू से फल काटा, तो चाकू द्वारा फल काटा, तो यहाँ पे जो कर्ण वाला से हो गया। लेकिन छत से पतंग उड़ाई, तो पतंग जब उड़ाई वो अलग गई ना, छत से ऊपर चली गई, तो छत से पतंग उड़ाई, तो छत द्वारा तो नहीं लिख सकते कि छत द्वारा उड़ाई, छत द्वारा थोड़ी, छत से उड़ाई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान। तो जब छत से पतंग उड़ाई वो अलग हुई, अलग होने का भाव है, तो अपादान हो जाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि भाव कौन सा है, अलग होने वाला है तो अपादान, अदरवाइज हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, धनहीन, यानी कि धन से हीन, यानी धन ही नहीं है उसके पास, तो धन उसके पास नहीं है, अलग है थोड़ा, है ना, भाव समझो। तो धन से हीन यानी कि अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला, तो देश से निकालोगे अलग ही होगा ना, तो भाव यहाँ पे अलग होने का है। तो देश निकाला, देश से निकाला, अपादान तत्पुरुष समास, है ना। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त यहाँ पे भी कौन सा होगा, अपादान। तो आपको थोड़ा भाव समझना है, ठीक है ना। जन्माद, जन्म से अंधा, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, पाप से अलग, है ना। तो यहाँ पे हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें संबंध, तो बहुत ही ईजी है संबंध। जैसे आपको बताना है, रोहन आपका क्या लगता है, रोहन, रोहन सोहन का भाई है, या वह उसका लड़का है। तो का के की जो कारक चिन्ह है जो, वो हम संबंध के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, संबंध के लिए। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, जहाँ पूर्व पद में आपादान कारक की विभक्ति का के क्या लोप हो जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो वही बात है कि जो हमारा पूर्व पद है, पहले वाला पद है, जैसे देशवासी में पहला पद देश है, दूसरा वासी है, तो देश में पहले पद में क्या है दोस्तों, संबंध जो, सॉरी यहाँ पे जो मतलब का के की है ना, संबंध जो हमारा कारक है उसकी विभक्ति है ना, इनका लोप हो जाएगा। तो देशवासी का मतलब क्या है, देश का वासी होगा, है ना, देश का वासी। तो देश का वासी, संबंध का जो है वो संबंध जो हमारा मतलब कह सकते हैं आप कारक है, उसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो का के की कुछ भी आ जाए, आपको बस एक बात याद रखनी, वहां पे संबंध तत्पुरुष होगा। अगर आपके कारक याद है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, अगर आपको ये याद है ना, फिर आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो समय अनुसार, तो समय के अनुसार, समय अनुसार का मतलब क्या है, समय के अनुसार बनेगा, तो के आएगा ना, तो संबंध आ जाएगा, है ना। जल धारा, जल की धारा, जल धारा यानी कि जल की धारा।
राम भगत, राम का भक्त, ऐसे मैंने देशभक्त कहा था, देश का भक्त, तो का आ गया तो संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। भारत रत्न, भारत का रत्न, तो ये आप समझ सकते हो यहाँ पे राजपुत्र या राजपुत्री, राजा की पुत्री या राजा का पुत्र, तो समझ सकते हैं यहाँ पे जहाँ भी का के की आ जाए ना तो समझ जाना वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है। उसके बाद एक और यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखो अधिकरण, अधिकरण में आता है में या पर, ठीक है। तो जहां पे पूर्व पद में अधिकरण कारक में और पर इस विभक्ति का लोप हो जाता है, में और पर पद का, तब वहां पे कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे दानवीर, तो दानवीर का मतलब क्या है, दान में वीर होगा ना, क्या होगा दानवीर। सिर दर्द का मतलब क्या होता है, सिर में दर्द होता है, तो में आ गया, तो में आ जाए या पर आ जाए। जैसे आप बीती, आप पर बीती, है ना, अपने आप पर बीती, वो क्या होता है आप बीती। धर्मवीर, धर्म में वीर, है ना, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो जहाँ पे में या पर आ जाए, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, जग बीती, जग पर बीती, तो में या पर आ जाए ना जहाँ पे भी, तो आप समझ जाना वहाँ पे विग्रह करने के बाद जहाँ भी में या पर आता है बीच में शब्दों के, तो समझ जाना वहाँ पे कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने देखा कि पूर्व पद यहाँ पे जो भी ये जैसे दान था, दानवीर, तो दान में वीर, तो जो विभक्ति है उसका पूर्व पद में क्या हो गया, लोप हो गया, दान में वीर को दानवीर बोलेंगे, सिर में दर्द को सिर दर्द बोलेंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे दोस्तों जो इसके 6 थे हमारे तत्पुरुष वाले, ये हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो हमारा है कर्मधारय समास, तो मैंने आपको बताया था पहले दोस्तों, जो कर्मधारय समास है ना वो भी तत्पुरुष से बना है। कर्मधारय हो गया और जो हमारा दोस्तों द्विगु हो गया ना, ये दोनों किससे बने, तत्पुरुष से बने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, ठीक है ना। अब तत्पुरुष में आपको याद रखना है दूसरा पद यहाँ पे हमारा प्रधान था और पहला पद क्या था, विशेषण था। अब कर्मधारय में क्या है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पद तो हमारा विशेषण है यानी विशेषता बताएगा, और दूसरा विशेष्य है। अब विशेषता बताएगा तो किसी न किसी की तो बताएगा, दूसरे पद की बताएगा तो दूसरा पद विशेष्य हो जाएगा। आपने पढ़ा है विशेषता बताने वाला विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यानी कि एक पद इसी के दूसरे पद की विशेषता बताएगा। दो पद होंगे तो कोई एक पद दूसरे पद की यहाँ पे विशेषता बताता है। जैसे इसको एक और हम दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं, एक पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। हमने पीछे अलंकार में पढ़ा था उपमेय और उपमान क्या होता है ना, उपमेय और उपमान क्या पढ़ा था, एक की विशेषता बताई जाती है ना, एक की तुलना की जाती है और दूसरे एक से की जाती है। जैसे चंद्रमुख, चांद जैसा मुख, तो चांद की तुलना मुख से की जा रही है, तो एक उपमेय होता है एक उपमान होता है, ठीक है ना। या फिर दोनों में से एक की तुलना या उपमा एक दूसरे से की जाती है, उपमा का मतलब भी तुलना ही होता है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की तुलना की जाती है, या आप ऐसा समझ लो सीधा दोस्तों, एक हमारा क्या होगा, विशेषण होगा, और वे विशेषण है जो दूसरे की विशेषता बताएगा तो दूसरा विशेषता हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो महादेव, क्या लिखा है महादेव, तो महादेव यानी कि महान देव, तो महान दोस्तों हमारा विशेषण है, और ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, देव की, कि महादेव यानी कि महान है जो देव, महान है जो देव उसको हम बोलेंगे महादेव। तो महान है जो देव, देव हमारा यहाँ पे विशेष्य है, महान हमारा यहाँ पे विशेषण है। तो महान ने विशेषता बताई किसकी, देव की, कैसी विशेषता की, वो महान है, तो महान है जो देव उसको बोलेंगे महादेव। तो एक शब्द यहाँ पे विशेषण है, दूसरा विशेष्य आपने देखा। जैसे आप देख सकते हो महात्मा, तो महान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो जो महान है आत्मा उसको बोलेंगे महात्मा। तो एक विशेषण है और दूसरा यहाँ पे विशेष्य है, तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो नील गाय, नीली है जो गाय, तो गाय की विशेषता बताई है कि वो नीली है, तो गाय हमारा विशेष्य है और नीली हमारा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो नील गाय यानी कि नीली है जो गाय। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नीलकंठ नीला है जो कंठ, काला पानी काला है जो पानी, पीताम्बर पीला है जो अंबर यानी वस्त्र, काली मिर्च काली है जो मिर्च उसको बोलेंगे काली मिर्च। तो ये भी आपको याद रखना है काली मिर्च। काली मिर्च में दोस्तों अभी आप आगे पढ़ने वाले हो एक द्वंद्व भी होता है, तो काली मिर्च का मतलब यहाँ पे कुछ बच्चे ना मतलब नहीं समझते, योजक चिन्ह देख लेते हैं। तो काली मिर्च का मतलब है काली है जो मिर्च, तो कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि काली क्या है यहाँ पे विशेषण है, मिर्च क्या है यहाँ पे विशेष्य है, क्योंकि मिर्च की विशेषता बताई गई कि वो काली है। नील गगन, नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता क्या है, नीला, ठीक है ना। तो महारानी, महान है जो रानी, तो रानी की विशेषता क्या है, महान, महान है ना। महाराजा, महान है जो राजा। तो पहला है जो हमारा विशेषण होगा एक पद, और दूसरा विशेष्य होगा उसकी विशेषता बताई जा रही हुई, तो यह वाला हमारा कर्मधारय होता है। अब यहाँ पे देखो कर्मधारय में उपमेय उपमान भी आता है। जैसे कमल नयन का मतलब क्या है, कमल के समान नयन, कमल नयन यानी नयनों की विशेषता बताई है यहाँ पे, आप ऐसा समझ सकते हो कैसे नयन है, कमल जैसे, तो कमल के समान नयन है ना। मृग नयन, मृग के समान नयन है। और उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया, चंद्रमुख देख दो, है ना, चंद्र के समान मुख, किसके समान मुख, चंद्र के समान, तो उपमेय और उपमान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। चरण कमल,
कमल रूपी चरण, कैसे चरण, कमल रूपी चरण। तो यहाँ पे देख सकते हो नर सिंह, तो सिंह के समान नर, किसके समान नर, सिंह यानी शेर के समान मान सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, उपमेय और उपमान आया है। वही बात है, एक यहाँ पे क्या है विशेषण है और दूसरा क्या है विशेष्य है ना। एक क्या है विशेषण है जो विशेषता बता रहा है दूसरे की, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसके बाद दोस्तों द्विगु समास। द्विगु में क्या होता है, इसको याद रखने का आपको तरीका बताता हूँ। आपने सुना होगा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो, द्वि का मतलब क्या होता है दो, और दो क्या है दोस्तों, एक संख्या है। दो क्या है, एक संख्या। तो संख्या से आपको क्या याद रखना है कि द्विगु समास में जो समस्त पद होता है उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक। तो द्विगु में भी पहले द्वि आया है, संख्या आया है। तो द्विगु से आपको याद रखना है द्वि, द्वि यानी दो, दो होती है संख्या, तो जिसका पहला पद संख्यात्मक हो, कैसा हो, संख्यावाचक हो। और इसमें भी जो पूर्व पद है दोस्तों, उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि जो हमारा संख्यावाचक शब्द होगा ना पहला, वो विशेषता बताएगा दूसरे वाले की। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे लिखे नवरत्न। तो नव का मतलब क्या होता है दोस्तों, नो, और रत्न तो आपको पता है, नो रत्नों का समाहार होगा नवरत्न। ऐसे पंचनद, पंच यानी पांच आया है तो संख्यावाचक हो गया, और नद यानी नदियां, तो पांच नदियों का समाहार पंचनद आप बोल सकते हो। चौराहा, चो यानी चार, राह यानी रास्ते कह सकते हो, तो चौराहा क्या होगा, चार रास्तों का समाहार होगा चौराहा। चौमासा, तो मास यानी कि महीने, तो चार महीनों का समाहार चौमासा। नवरात्र, नव यानी नौ, रात्र यानी रातें, तो नौ रातों का समाहार नवरात्र। तो आप देख सकते हो पहले वाला यहाँ पे संख्यात्मक आया है, कहीं भी देख लो, जैसे दोपहर, तो दो क्या है यहाँ पे संख्यात्मक है, दो पहरों का समाहार। तो पहले वाला यहाँ पे संख्यात्मक होता है और ये विशेषण का भी कार्य करता है, वो दूसरे वाले की विशेषता बताता है। तो ये हमारा द्विगु है। ये भी दोस्तों क्या है, यानी कि मैंने आपको बताया तत्पुरुष से कर्मधारय, कर्मधारय से क्या बना, द्विगु बना। इसका थोड़ा सा और एडवांस कर दिया, इसमें संख्यात्मक ले लिया, तो संख्यात्मक होगा तो द्विगु हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पंजाब है जैसे, पांच आबों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों, भुवन होते हैं लोक, लोकों का समाहार। सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी कि सात ऋषियों का समाहार। तो बहुत सारे यहाँ पे हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेन आपको कंसेप्ट याद रखना है, द्वि यानी दो, है ना, द्वि यानी दो। अब द्वंद्व, अब द्वंद्व में भी द्व आया है, लेकिन द्व आया है ना कि द्वि। द्वि का मतलब दोस्तों दो होता है ना कि द्व का, तो ये भी आपको याद रखना है। अब द्वंद्व, द्व और द्वंद्व, द्व द्व दो बार आया है, यानी कि दो चीजें सेम आई हैं। तो इसका याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। द्वंद्व में दोस्तों द्व आया है और द्व आया है ना, द्वंद्व, तो दो यहाँ पे सेम आए हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, दोनों होता है, लेकिन दो, एक होता है दो और एक होता है दोनों, इन दोनों में फर्क है। द्वि का मतलब होता है दो यानी कि संख्या दो, और द्वंद्व का मतलब होता है दोनों, इनमें फर्क है। देखो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, तो द्व द्व दोनों पद क्या है, एक जैसे हैं, यानी कि दोनों के यहाँ पे प्रधान है। द्व द्व दोनों के यहाँ पे प्रधान होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों का क्या है मेन रोल है, यहाँ पे कोई एक का मेन रोल नहीं है, दोनों का मेन रोल है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच दोस्तों और, तथा, अथवा, या का प्रयोग होता है। और जब दोस्तों द्वंद्व समास में किसी समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो और, तथा, अथवा, या, ये चार दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखने हैं। इन चारों का यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा एक दोस्तों, इसमें आपको पहली बात तो समास बताना है। समास हो जाएगा द्वंद्व, रुपया और पैसा दोनों के यहाँ पे प्रधान है, ठीक है, दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व, द्व द्व द्वंद्व में आया है, द्व द्व, द्व का मतलब वैसे दोनों भी होते हैं द्वंद्व में, और वैसे भी द्व और द्व दोनों सेम सेम आए हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सेम है, दोनों के यहाँ पे प्रधान है। तो रुपया पैसा यानी कि रुपया और पैसा। हानि लाभ, हानि और लाभ। धनी मानी, धनी और मानी, ठीक है ना। अपना पराया, अपना और पराया। तो खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। माता पिता, माता और पिता। तो जब इसको दोस्तों हम यहाँ पे जो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा, इसका विग्रह करते हैं जब समस्त पद का, तो और आता है, या आता है, तथा, अथवा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, दो चार का मतलब क्या होता है, दो या चार। दो चार यानी कि दो या चार। तो यहाँ पे या भी आ सकता है, और भी आ सकता है। जन्म मरण, जन्म और मरण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है ना। तो बहुत सारे लाभ लाभ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों लाभा लाभ। अब लाभा लाभ है, आपको यहाँ पे तो योजक चिन्ह नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। लाभा लाभ आपको खुद समझना कि लाभ और अलाभ की बात हुई है, लाभ और अलाभ। तो लाभ और अलाभ आ गया तो द्वंद्व हो जाएगा। जैसे भीमार्जुन, भीमार्जुन यानी कि भीम और अर्जुन की बात हुई है, तो भीमार्जुन हो जाएगा। न्यूना अधिक, न्यूनाधिक
न्यूनाधिक यानी कि न्यून और अधिक, न्यून का मतलब कम, अधिक का मतलब ज्यादा, तो न्यूनाधिक तो न्यून अथवा अधिक, न्यून या कम या ज्यादा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है जब क्या है दोस्तों, दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, द्व द्व याद रखना है। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो और या अथवा तथा यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद आ गया बहुब्रीहि। अब ये भी दोस्तों थोड़ा अब कर्म धारय से थोड़ा एडवांस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन होता क्या है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं और यह तीसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, दो पद होंगे लेकिन दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, बल्कि इन दोनों से कोई ना कोई एक मतलब निकलेगा, वो वाला पद है जो वो प्रधान होगा। यानी आप समझ सकते हो इनका कोई पर्यायवाची होगा। क्या होगा, पर्यायवाची। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ है ना, ये फिर नीला है जिसका कंठ, कौन है वो जिसका कंठ नीला होता है, शिव जी होता है। तो ना तो नील प्रधान है ना कंठ, इन दोनों से बना नीलकंठ। नीलकंठ से हमें पता चला शिव जी के बारे में, तो शिव बना, यानी इन दोनों से एक तीसरा शब्द बना जो कि है शिव जी, है ना। तो शिव हमारा प्रधान है, तो ना तो नील प्रधान ना कंठ प्रधान, लेकिन नीलकंठ से मिलने से एक नया हमें मतलब कि इसका एक पर्यायवाची दिखा, एक शब्द दिखा, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव जी है ना। तो शिव यहाँ पे एक तीसरा पद मिला जो कि प्रधान है, जिस पद की ये नीलकंठ विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा समास क्या होता है हमारा, बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों यहाँ पे देखो चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या है, चतुर आया है तो चार है भुजाएं, जिसकी चार भुजाओं वाला भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, द्विगु भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, द्विगु भी हो सकता है कि चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज को हम क्या लिखेंगे, चार भुजाओं का समाहार लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु। अगर ऑप्शन में द्विगु नहीं हुआ, बहुब्रीहि हुआ, तो चतुर्भुज दोस्तों विष्णु को भी बोलते हैं, क्योंकि चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु जी की चार भुजाएं हैं, तो विष्णु जी होगा इसका। यानी कि ना तो चतुर प्रधान है ना भुज, इनसे बना चतुर्भुज यानी कि विष्णु जी, तो विष्णु क्या है, तीसरा पद यहाँ पे बना है जो कि प्रधान है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि। आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास दोस्तों बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि ऑप्शन में लगाना है, अगर अकेला द्विगु है तो द्विगु लगाना है, अगर दोनों हो तब आपको बहुब्रीहि लगाना है, क्योंकि इससे मतलब पता चल रहा है विष्णु जी का। यानी कि इसका अगर कोई ना कोई पर्यायवाची है ना, तो आपको दोस्तों बहुब्रीहि लगाना है। अब जिसका कोई पर्यायवाची ही नहीं है, उसमें तो आपको क्या लगाना है, उसमें आपको द्विगु लगाना है, अगर पर्यायवाची नहीं बन रहा, ठीक है ना। जैसे आप चौराहा, तो चौराहा चार राहों का समूह, तो इसका कोई पर्यायवाची नहीं बन रहा, तो वहाँ पे तो दोस्तों द्विगु ही लगेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है दशानन, तो दस आनन यानी 10 आनन है जिसके, 10 सिर वाला, 10 मुख वाला, 10 मुंह वाला। अब इसका तो मतलब बन रहा है ना, दशानन किसको बोला जाता है, रावण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्यायवाची बना है, तीसरा पद बन रहा है ना यहाँ पे, जो प्रधान है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि 10 है आनन जिसके, या 10 आनन है जिसके, तो 10 सिर किसके होते हैं, 10 मुख रावण के होते हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा पद निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर तीसरे का कोई अर्थ ना निकले, इसका कोई पर्यायवाची ना हो, तब दोस्तों हम द्विगु लगाएंगे, और अगर वो संख्या वाला हो। अब चक्कर पाणी, चक्कर पाणी, तो चक्कर तो आपको पता है, पानी जहां भी आ जाए, पानी का मतलब होता है हाथ, तो चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में चक्कर होता है, कृष्ण जी के, तो तीसरा यहाँ पे मीनिंग लिखना है इससे, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसकी, तो पानी यानी हाथ, तो वीणा है हाथ में जिसकी सरस्वती माता जी हैं, जिनके हाथ में वीणा होती है। लंबोदर, लंब प्लस उदर, उदर होता है पेट, तो लंबा है उदर जिनका, लंबा है जिनका पेट, किनका पेट लंबा है दोस्तों, गणेश जी का, तो गणेश इसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तो तीन नेत्र किसके, सबको पता है शिव जी महाराज के, तो शिव जी हम यहाँ पे निकला तीसरा, मतलब कि एक थर्ड यहाँ पे कोई हमारा वर्ड बना, शब्द बना, तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, कृष्ण जी के बारे में बात की गई है, पीताम्बर कृष्ण जी को कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि। तो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अगर कोई तीसरा यहाँ पे, या ना मतलब कि ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा, इन दोनों से एक नया शब्द बनेगा, मतलब कि इसका पर्यायवाची होगा, कुछ नया शब्द निकलेगा जो प्रधान होगा, और इस प्रकार के हम समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद है हमारा अवयवी भाव। कौन सा दोस्तों, अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव हमारा क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। अवयवी भाव का मतलब होता है अवयव हो जाना। क्या हो जाना, अवयव हो जाना, यानी जिस समास में पहला पद तो प्रधान हो और वह अवयव हो, तो उसके योग से समस्त पद भी अवयव बन जाता है। अवयवी भाव का मतलब अवयव हो जाना। अब अवयव कैसे होगा दोस्तों, अवयवी भाव समास में क्या होता है,
जो पहला पद है हमारा वो प्रधान भी होता है और साथ के साथ वो अवयव भी होता है। अवयव यानी जैसे आ लग गया, यथा लग गया, है ना, जिस प्रकार उपसर्ग टाइप के लगते हैं ना, यथा लग गया, आ लग गया, है ना, ये हमारे प्रत्यय लग गया, इनको हम दोस्तों अवयव बोलते हैं। तो जब दोस्तों पहला पद प्रधान होता है और साथ के साथ वो अवयव होता है, तो आपको ना देखने से पता चल जाए, प्रतिदिन, प्रति में दिन में लगा है प्रति, तो प्रति एक अवयव है। यथाक्रम, यथा में इसमें लगा है यथा, या ना यथाशक्ति बोल दो, तो यथा मतलब शीघ्र बोल दो, तो यथा लगा है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, अवयव है। तो पहला पद प्रधान होगा और अवयव होगा, और जो बाकी सारा पद है जब वो मिलेगा ना, जैसे यथा प्लस क्रम बना, यथा क्रम बन गया, तो ये पूरा भी क्या बन गया, अवयव बन गया। क्या बन गया, अवयव। यथा अवयव था और इसके साथ दूसरा पद मिला, तो उससे मिलने के बाद जो समस्त पद बना वो भी क्या हो गया, अवयव बन गया। तो अवयवी भाव का मतलब अवयव हो जाना, तो ये अवयव हो गया। तो पूर्व पद अवयव होने के कारण इसका रूप कभी नहीं बदलता, तो इसका रूप कभी नहीं बदलता, क्योंकि जब दोस्तों अवयव लगते हैं ना, तो उनका एक मतलब होता है। जैसे यथा का मतलब होता है कि के अनुसार, के अनुसार, तो यथा क्रम लग गया तो क्रम के अनुसार हो जाएगा। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि जितना हो सके, मतलब कि यथा शीघ्र का मतलब क्या है, जितना शीघ्र हो सके, यानी कि यह तो इसका होगा अनुसार। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, तो के अनुसार भी होता है, और हो सके यानी हो सके, जितना हो सके, यथा शीघ्र यानी कि जितना जल्दी हो सके, है ना, जितना शीघ्र यानी कि जल्दी हो सके, यथा संभव जितना संभव हो सके, तो इसके दो अर्थ होते हैं। तो जब मतलब कि अवयव लग जाता है ना किसी किसी भी शब्द के आगे, तो वो पूरा शब्द ही अवयव हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे आ जन्म, आ का मतलब जन्म से लेकर, आ जन्म का मतलब जन्म से लेकर, प्रतिपल, प्रति यानी कि प्रत्येक पल, तो प्रत्येक पल, है ना, प्रति प्लस ये बनेगा प्रत्यक्ष, तो आंखों के सामने हो गया, प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने, डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी सबके सामने। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दिनों दिन, एक ये भी आपको याद रखना है, हाथों हाथ और दिनों दिन। हाथों हाथ का मतलब होता है दोस्तों हाथ ही हाथ में, अभी अभी हाथों हाथ निपटा लेते हैं काम को, यानी हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन ही दिन में निपटा लेते हैं किसी काम को, दिनों दिन। तो यहाँ पे भी दोस्तों अवयवी भाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दिनों दिन का मतलब ये नहीं हो सकता कि दिन और दिन, बल्कि दिन ही दिन में, कि दिनों दिन निपटा लेंगे, दिन ही दिन में निपटा लेंगे, हाथों हाथ, अभी हाथों हाथ निपटा लेंगे, है ना, कोई भी काम हो, तो यहाँ पे भी अवयवी भाव होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, यथोचित, यथो उचित, जो उचित हो, यथोचित, है ना, निस्संदेह, निस्संदेह, निस का मतलब बिना, तो नी का मतलब बिना, तो बिना संदेह के, बेशक, बे का मतलब भी बिना होता है, तो बिना शक के, ये शक के बिना, उसको बोलते हैं बेशक। यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा नियम हो जाएगा, है ना। आजीवन, जीवन भर, इसको बोलेंगे आजीवन। जैसे किसी को आजीवन कारावास हो गई, जीवन भर, है ना, जेल, तो आजीवन। गांव, गांव का मतलब होता है कि प्रत्येक गांव, यानी आप बोलते हैं गांव गांव जाना पड़ेगा, यानी प्रत्येक गांव जाना पड़ेगा, है ना, घर घर जाना पड़ेगा, प्रत्येक घर, तो घर घर का मतलब भी प्रत्येक घर। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रत्येक आया है ना, तो प्रति, तो यहाँ पे भी दोस्तों कौन सा होगा, हमारा अवयवी भाव हो जाएगा। तो आपको मीनिंग इसका समझना है। प्रति मास, हर मास, प्रति आ गया तो हर मास, बीचों बीच, बीच ही बीच में, प्रति वर्ष, हर वर्ष, भर पेट यानी पेट भर के, भर का मतलब आपको पता है पेट भर के, रात भर, पूरी रात, है ना। तो इस प्रकार जो इस टाइप के हमारे समास होंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, हमारे अवयवी भाव समास होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण है, या आप मान सकते हो प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे आपको बतानी है। विद्यासागर, एक समस्त पद लिखा विद्यासागर, इसका विग्रह करना है और समास बताना है कौन सा है। तो विद्यासागर यानी कि विद्या का सागर, तो का आ गया, क्या आ गया, का। अब विद्यासागर यानी विद्या का सागर, तो का आ गया। का दोस्तों कब कब आता है, जब संबंध तत्पुरुष समास होता है, तो विद्या का सागर है कि यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। तो महाराजा, महान है जो राजा। अब राजा की क्या विशेषता बताई है कि महान है जो राजा, क्या बताइए, महान है जो राजा। अब दोस्तों क्या यहाँ पे इस महान है जो राजा से क्या कोई तीसरा यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहा है, मतलब कोई मीनिंग निकल रहा है इसका, नहीं निकल रहा, तो बहुब्रीहि नहीं होगा। क्या यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है, नहीं है, तो द्विगु भी नहीं होगा। द्वंद्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द्वंद्व में जो दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रधान है, द्वंद्व भी नहीं होगा। महान है जो राजा, यानी कि जो पहला पद है महान, वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो जब पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है तो वहाँ पे कर्मधारय होता है, मैंने अभी पढ़ा था। तो महान है जो राजा कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, चौमासा, चौमासा यानी कि 4 मासों का 4 मासों, मासों यानी कि महीने, आप इसको बोल सकते हैं, माहो बोल सकते हैं। तो 4 मासों का समाहार। अब 4 आ गया, संख्यात्मक आ गया, तो क्या होगा, द्विगु। और ना ही इससे कोई मतलब तीसरा शब्द पता चल रहा है। अगर तीसरा कोई पता चलता अर्थ तो ये बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन नहीं पता चल रहा तो द्विगु हो जाएगा, ठीक है ना। अनंत, अनंत, न अंत, इसको बोल सकते हैं अनंत, है ना। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों
एक और भी यहाँ पे ना इसके तत्पुरुष के दो तीन उदाहरण और होते हैं, यानी कि और होते हैं। इसको नया तत्पुरुष बोलते हैं, जिसमें न आता है ना, न जहाँ पे आ जाता है एक अलग से दोस्तों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि जब आप थोड़े और हाई लेवल पे पढ़ते हो तब ये आते हैं न तत्पुरुष। यानी जहाँ पे न आता है ना, न वहाँ पे न तत्पुरुष होता है, ठीक है ना। एक प्र तत्पुरुष के आसपास भी होता है, जहाँ पे प्र आता है एक ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको नहीं पढ़ने, जितने पढ़ाए हैं उन्हीं को देखना है। यहाँ पे देखो दो पैर, तो दो पैरों का समूह, तो दो संख्या आ गई तो द्विगु, और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा आगे कोई, तो दो पैर द्विगु हो जाएगा, है ना। कला प्रवीण यानी कला में प्रवीण, तो में आ गया। में और पर किस में होता है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण यहाँ पे तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत प्रधानमंत्री, तो प्रधान है जो मंत्री, तो यहाँ पे मंत्री की विशेषता बताइए कि वो जो प्रधान है, तो विशेषता बताइए, तो विशेषता वाला कर्मधारय, जब पहला क्या होता है विशेषता बताता है दूसरे की, तो क्या हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्रतिदिन, अब वही आ गया प्रतिदिन, यानी कि प्रति आ गया यहाँ पे, तो सीधी बात है अवयव आ गया तो अवयवी भाव हो जाएगा, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा अवयवी भाव। तो यहाँ पे ये वाला तो हमने पढ़ा था राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो के लिए संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो पथ भ्रष्ट, क्या लिखा है पथ भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट होता है पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट का मतलब अलग होने का विभाग, मतलब यहाँ पे भाव है ना, पथ से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया, तो अपदान वाला से है यहाँ पे। कौन सा से है, अपदान वाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपदान वाला से है या फिर दोस्तों हमारा जो है कर्ण वाला से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपदान वाला से है तो अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई बहन, तो भाई बहन यानी कि भाई और बहन, भाई बहन यानी कि भाई और बहन, तो और आ गया। तो यहाँ पे क्या है, भाई और बहन दोनों ही क्या प्रधान है, दोनों ही क्या प्रधान है, तो जहाँ दोनों प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होता है, तो द्व द्व दोनों सेम, तो भाई और बहन यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। और भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे बहुत सारे, तो मैं बीच बीच में से आपको कुछ करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, तो नौ रत्नों का समूह संख्या आ गई और कोई मतलब भी नहीं लिख रहा, तो द्विगु, है ना। महान है जो आत्मा, महात्मा, तो कोई मतलब भी नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब कर्मधारय। दूध और दही द्वंद्व आ जाएगा, क्योंकि दूध और दही दोनों क्या है यहाँ पे हमारा, यानी कि आप ये मान सकते हो कि दोनों ही प्रधान है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो आमरण, मरण तक या मरण पर्यंत या मरण तक लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आ गया, अवयव आ गया तो अवयवी भाव हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो राजनीति, राजा की नीति, राजनीति किसे बोलेंगे, राजा की नीति को, तो की आ गया, का की के किस में आते हैं संबंध में, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो शरणागत, क्या लिखा है शरणागत, यानी कि शरण को आगत, शरण को आगत, शरणागत बोलते हैं शरण को आगत, तो को आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा, तो द्वारा आ गया, तो द्वारा में क्या आता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा ना, कर्ण यहाँ पे आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष, कौन सा आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष। नील गाय, नीली है जो गाय, अब नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बताइए कि वो नीली है। तो जहाँ पे दोस्तों पहला जो पद है ना वो विशेषण होता है, विशेषता बताता है, और दूसरा विशेष्य होता है, उपमेय उपमान भी आप इसको बोल सकते हो, वो कर्मधारय होता है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो कर्मधारय वाले भी यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई से भी उठा लो, नीति निपुण, नीति में निपुण, में आ गया तो संप्रदान में है जो वो किसके लिए यूज होता है, जब में हो गया और पर हो गया वो संप्रदान वाला होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो कोई भी, है ना, माता पिता, तो यहाँ पे तो माता और पिता द्वंद्व, राजमाता, राजा की माता होती है राजमाता, तो का की के संबंध आ गया, तो संबंध आ गया ना, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा संबंध आ गया। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखे त्रिनेत्र, तो पता चल गया। अब दोस्तों त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का अगर समाहार लिखेंगे तो द्विगु होगा, और इसको अगर हम लिखेंगे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके शिव जी, तब ये हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि। तो ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है, अगर ऑप्शन में द्विगु होगा तो द्विगु लगाएंगे, बहुब्रीहि होगा तो बहुब्रीहि, दोनों होंगे तो बहुब्रीहि लगाएंगे, क्योंकि त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके शिव जी बनेगा तब बहुब्रीहि लगाएंगे, यानी कि प्रेफरेंस बहुब्रीहि को देंगे अगर बहुब्रीहि होगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे हमारे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स, और भी यहाँ पे बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आप इनको देख सकते हो। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से सभी एग्जाम्पल देख सकते हो और सभी इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी समाज की वीडियो, उम्मीद है आपको जो समाज है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।